नमस्कार शिक्षक मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं की विज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया विषय लेकर आए हैं और विषय है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। आप जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में विद्युत ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है। विद्युत ऊर्जा, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे दैनिक जीवन में हर क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। हमें प्रकाश प्राप्त करना हो, हमें ऊष्मा प्राप्त करनी हो, हमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना हो, हमें अपने वातावरण को समशीतोष्ण बनाना हो, या अन्य चीज़ें चलानी हो, जैसे आपके कंप्यूटर चलाना है या अन्य यंत्र चलाने हैं, इन सब में हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अब तक कुछ स्रोत काम में लाए जाते रहे हैं, जैसे कोयला है। कोयले से भाप बनाई जाती है और भाप से टरबाइन चलाकर हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल का उपयोग भी इस के लिए किया जा सकता है। लेकिन इन स्रोतों में से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में हमें दो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहली दिक्कत तो ये है कि ये स्रोत अक्षत नहीं है। कोयले के भंडार धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं और एक समय हमारे पास ऐसा आएगा कि कोयले का कोई भी भंडार हमारे पास शेष नहीं रहेगा। यही बात डीजल पेट्रोल के लिए भी लागू होती है। अभी तो कुओं से, तेल कूपों से इस तरीके के ईंधन प्राप्त किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊर्जा की आवश्यकता अधिक बढ़ेगी, इसका दोहन अधिक किया जाएगा, तो धीरे धीरे ये प्राकृतिक स्रोत कम होते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास ये स्रोत शेष ही नहीं रहेंगे। ऐसे समय में हमें किस प्रकार से वैकल्पिक ऊर्जाओं के स्रोत तलाशने पड़ेंगे, उसके संबंध में आज हम चर्चा करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, यह ऊर्जा संरक्षण सप्ताह भी है और इसमें हम ऊर्जा के संरक्षण पर आपसे चर्चा करेंगे। यह एक सुखद संयोग है। तो आज आइए हम ये चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि विद्युत ऊर्जा वास्तव में उत्पन्न कैसे की जा सकती है और किन किन विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का उपयोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किया जा सकता है। आज मेरे साथ विशेषज्ञ के रूप में श्री JV सिंह उपस्थित हैं, जो उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल में व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं, भौतिक शास्त्र के व्याख्याता हैं। तो मैं सबसे पहले सिंह साहब से यह जानना चाहूँगा कि सिंह साहब, हमें विद्युत ऊर्जा किस तरीके से प्राप्त होती है? नमस्कार साथियों और प्रिय छात्रों। जैसा कि आजकल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है ऊर्जा, और वो भी विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का हम किस प्रकार से उत्पादन करते हैं, उसके संदर्भ में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जनरेटर की आवश्यकता होती है। जनरेटर में प्रमुख दो भाग होते हैं। चित्र में देखिए, आप लोग देखेंगे कि जनरेटर में ये दो भाग होते हैं। एक भाग होता है स्टेटर। चित्र में देखिए आप लोग, एक भाग होता है स्टेटर और इस स्टेटर में तांबे के तार की कुंडलियां लगी रहती हैं। दूसरा भाग होता है रोटेटर, जिसमें चुंबक होता है और ये घूमता है। अब एक किस प्रकार से देखिए आपको बताएं कि जब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र होता है और उसमें कुंडली घूमती है, या फिर कुंडली के पास में चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन किया जाता है,
कोई भी दो में से एक हो सकता है, या तो कुंडली को घुमाइए तो चुंबक को स्थिर रखिए, या फिर चुंबक को घुमाइए तो कुंडली को स्थिर रखिए। इस प्रकार से जब कोई भी किन्हीं कुंडली या चुंबक में से कोई भी एक घूमता है तो उसके कारण विद्युत उत्पन्न होती है, और ये जनरेटर का सिद्धांत है। इस जनरेटर के सिद्धांत को सबसे पहले बताया था वैज्ञानिक फैराडे ने, और फैराडे के नियम के नाम से ये नियम प्रचलित हैं, और फैराडे ने ही जनरेटर का निर्माण किया था, और उन्होंने ये करके दिखाया था कि चुंबक को हम कुंडली के समीप चलाते हैं तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और विद्युत उत्पन्न होने लगती है। तो इस प्रकार से हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुंबक को चलाना है। अब चुंबक को चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं करना पड़ेंगी जिसके लिए चुंबक अपनी अक्ष के परितः, धुरी के परितः घूमने लगे। जैसे कि देखिए आपको चित्र में दिखाया गया है, ये चुंबक लगे हुए हैं और उसके चारों ओर ये कुंडली है। अब इस चुंबक को चलाना है, कैसे चलाएंगे? इसको चलाने के लिए देखिए हमें टरबाइन की ज़रूरत पड़ेगी। अब टरबाइन को कैसे चलाएंगे? टरबाइन को हम पानी के द्वारा चला सकते हैं। पानी के ऊपर से गिराएंगे टरबाइन पर, टरबाइन की पंखुड़ियाँ घूमेंगी और उस पंखुड़ियों के साथ ये आपका जनरेटर जुड़ा हुआ है तो उसकी धुरी घूमेंगी, जिससे चुंबक घूमेंगे और विद्युत उत्पन्न होगी। ये जनरेटर का सिद्धांत है। अब इसको हम जल के द्वारा भी चला सकते हैं, वायु के द्वारा भी चला सकते हैं, पवन के द्वारा भी चला सकते हैं, या और कोई भी ईंधन डालकर इंजन के द्वारा भी चला सकते हैं। इस प्रकार से, लेकिन प्रमुख बात है कि हमें इस जनरेटर को, कुंडलियों को या चुंबक को घुमाना है। ये प्रमुख बात है। प्यारे बच्चों, अभी सिंह साहब ने आपको बताया कि विद्युत उत्पन्न करने का एक सिद्धांत है जो फैराडे ने बताया। फैराडे का कथन था कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में अगर कुंडली घुमाई जाए तो विद्युत उत्पन्न होती है, या इसका उल्टा, स्थिर कुंडली के भीतर आप चुंबक को घुमाएं तब भी विद्युत उत्पन्न होती है। देखिए, बहुत पहले की बात है, वैज्ञानिक इस चीज पर शोध कर रहे थे कि एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में स्थानांतरित किया जा सकता है कि नहीं। इसी क्रम में फैराडे ने बहुत प्रयोग किए और उसने सोचा कि अगर एक कुंडली के चारों ओर में चुंबक को घुमाऊं तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है कि नहीं। उसने एक कुंडली ली और उस कुंडली के दोनों सिरों के तारों को एक बल्ब से जोड़ दिया, या 1 एम्पियर से भी आप जोड़ सकते हैं, और फिर उसने एक बड़ी सी चुंबक लेकर उस कुंडली के चारों ओर धीरे धीरे घुमाया, और घुमाने का क्रम थोड़े बहुत दिन तक नहीं, वर्षों तक चला। लेकिन फैराडे को बहुत निराशा हुई कि एम्पियर में कोई भी विद्युत धारा का चिन्ह उत्पन्न नहीं हो सका। अंत में वो बहुत खींच गया और खींचकर उसने चुंबक को फेंककर कुंडली में मारा। जैसे ही चुंबक को खींचकर कुंडली में मारा तो चुंबक की गति एकदम तीव्र हुई और एकदम एम्पियर डिफ्लेक्शन देने लगा। फैराडे, जो बिल्कुल निराश हो चुका था, उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी और उसे वो सिद्धांत मिल गया कि किस तरीके से एक चुंबक और एक कुंडली की सहायता से विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। तब उसने बताया कि चुंबक को कुंडली के पास परितः चारों ओर बहुत तेजी से घुमाया जाए, या चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कुंडली को रखकर कुंडली को बहुत तेजी से घुमाया जाए तो निश्चित रूप से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि कुंडली को, या जो स्थिर चुंबक है आपका, अगर चुंबक स्थिर है तो उसको, और अगर कुंडली स्थिर है तो उसको एक आर्मेचर से जोड़ देते हैं, और आर्मेचर टरबाइन से जुड़ा रहता है। टरबाइन को अगर घुमाया जाए तो आर्मेचर घूमता है, और आर्मेचर को घुमाए जाने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। इसमें आप एक चुंबक न लेकर बहुत से छोटे छोटे चुंबक ले लेते हैं, उनको साथ मिला देते हैं
और उनसे एक बड़ा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। उसे आर्मेचर से जोड़कर आप किससे जोड़ देते हैं? टरबाइन से जोड़ देते हैं। अब टरबाइन को घुमाने का काम एक अन्य ऊर्जा से किया जाना है। इसे टरबाइन को आप भाप इंजन से घुमा सकते हैं और इसमें कोयले का उपयोग कर सकते हैं। इसे डीजल या पेट्रोल इंजन से घुमा सकते हैं, इसके लिए आपको डीजल या पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा। या इसको पवन ऊर्जा से घुमा सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी बड़े बड़े पंखे अगर खुले हुए समुद्री क्षेत्र के पास लगा दिए जाएं, जहां पर के हवा का प्रवाह बहुत अधिक होता है, तो वो अपने आप घूमते हैं। पवन के कारण अपने आप चारों ओर घूमते रहते हैं। इसी विधि का उपयोग अगर किया जाए तो आपके टरबाइन को घुमाने का काम ये पवन ऊर्जा से भी किया जा सकता है। इसी तरीके का उपयोग आप जल से भी कर सकते हैं। आप किसी नदी के ऊपर बांध दें, बहुत सारा जल एकत्रित करें और उस जल को बहुत ऊंचाई से टरबाइन के ऊपर डालें, तो यह जल इतनी तेजी से इतनी गतिज ऊर्जा के साथ टरबाइन पर पड़ता है कि टरबाइन अपने आप घूमने लगता है। इसे अतिरिक्त ऊर्जा की देने की आवश्यकता नहीं रहती। मित्रों, मुझे एक वाकया याद आ रहा है तो बहुत हंसी मजाक का। एक सड़क छाप नेताजी किसी मामले में शासन से नाराज थे और शासन ने उस जगह पर एक ऐसी योजना बनाई थी जिससे कि जल का वितरण किया जा सके। जल स्रोत से जल एकत्रित करके पाइपलाइन डाल करके वो जल वितरण करना चाहते थे। किसी कारणवश वो नेताजी उस योजना से नाराज थे, तो उन्होंने गांव वालों को क्या समझाया कि देखो, ये जो पानी आपको दिया जा रहा है, इस तरीके से वितरण होगा, उसमें से बिजली खींच ली है, बिना बिजली का पानी आपको पिलाया जाएगा, जो आपके लिए बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। गांव वालों को उन्होंने समझाया कि जैसे दही को बिलो करके उसमें से मक्खन निकाल लिया जाता है और शेष छाछ किसी ज़्यादा उपयोग की नहीं रहती, उसी तरीके से अगर पानी में से बिजली निकाल ली जाए तो पीने का पानी किसी उपयोग का नहीं रहता। इस तरह का पानी आपको दिया जाएगा। बच्चों, ये मजाक की बात है। पानी में बिजली नहीं है, पानी से बिजली नहीं निकाली जा सकती, लेकिन पानी को बहुत ऊंचाई तक चढ़ाकर अगर उसको ऊपर से नीचे डाला जाए और वह टरबाइन की पंखुड़ियों पर पड़े, तो पंखुड़ियां इसके दबाव से, इसकी गतिज ऊर्जा से अपने आप चालू हो जाएंगी, चक्कर लगाने लगेंगी और इस तरीके से टरबाइन घूमेगा और टरबाइन घूमने के कारण आपका आर्मेचर घूमेगा और आर्मेचर के साथ साथ आपका रोटर, जो किसका बना हुआ है? शक्तिशाली चुंबक का बना हुआ है, वो एक कुंडली के बीच में घूमेगा और इस तरीके से आपकी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। बिजली पानी से नहीं निकाली जा सकती, पानी में बिजली है भी नहीं। तो बच्चों, अब आज आइए हम ये चर्चा करते हैं सिंह साहब से कि पवन ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है और इससे हम किस तरीके से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। छात्रों, अभी आपको सेंगर सर ने बहुत अच्छा बताया कि ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है। अब ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, इनके बारे में देखिए हम थोड़ा सा विचार करें कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो हम ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उनका निर्माण हो जाता है। मतलब ऐसे स्रोत जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, जो पुनः उत्पन्न होते रहते हैं, वे स्रोत ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत कहलाते हैं। और इनमें सबसे जो नवीनीकरण स्रोत है वो जल है, पवन है, मिट्टी है और जैविक समुदाय, ये ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों में आते हैं। स्क्रीन पर देखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे
वे ऊर्जा स्रोत जिनमें एक निश्चित समय के बाद पुनः प्रकट होने की क्षमता होती है, वे स्रोत नवीनीकरण स्रोत कहलाते हैं। दूसरा अगर स्रोत की बात करें हम, दूसरे प्रकार के जो स्रोत हैं वो हैं ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत। वे स्रोत कहलाते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, उपयोग करने से वो नष्ट हो जाते हैं और पुनः प्रकट नहीं हो पाते और उनमें क्रमशः कमी होती चली जाती है। ऐसे स्रोत ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत कहलाते हैं। अनवीनीकरण स्रोत में हैं जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और खनिज। ये हमारे लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा के जो अनवीनीकरण स्रोत हैं, जब ये खर्च हो जाएंगे तो फिर हमारी ऊर्जा जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है वो हमें नहीं मिल पाएगी और हमारी ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हमें ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है, जिनसे कि हमें ऊर्जा की वैकल्पिक जो व्यवस्था है या वैकल्पिक विधियां हैं वो हमें मिल सके। तो छात्रों, इसी तारतम्य में सबसे पहले हम बात करेंगे पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा, तो ये पवन ऊर्जा होती क्या है? ये ऊर्जा का एक नवीनीकरण स्रोत है, यह ऊर्जा की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। अब ये पवन उत्पन्न कैसे होती है या पवन क्या कहलाती है, इसके बारे में हम सोचें और विचार करें तो सबसे पहले हमें इन सभी का जो संबंध है वो सौर ऊर्जा से है। हम जानते हैं कि हमें सूर्य से लगातार प्रकाश मिलता रहता है। पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमती रहती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पर सूर्य की सबसे अधिक ऊर्जा आती है। सबसे अधिक ऊर्जा पृथ्वी के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आती है, जिससे वहाँ का ताप अधिक हो जाता है। पृथ्वी के जो ध्रुव हैं वहाँ पर प्रकाशीय ऊर्जा कम आ पाती है, जिसके कारण ध्रुवों का जो ताप होता है वो कम होता है। इस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर ताप में अंतर आ जाता है। अर्थात भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का ताप अधिक होता है, ध्रुवों की ओर ताप कम होता है और इस तापक्रम के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है और पवन चलती है। आप सब जानते होंगे कि भूमध्य रेखा की जो वायु है वहाँ ताप अधिक होने के कारण गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण ऊपर की ओर उठती है, और जब ऊपर की ओर उठती है तो भूमध्य रेखा पर वायु का स्थान खाली हो जाता है। वायु का दाब कम हो जाता है। वायु का दाब कम हो जाता है, वहाँ का स्थान खाली हो जाता है। उस स्थान को भरने के लिए ध्रुवों की ओर से वायु चलती है और भूमध्य रेखा की ओर आती है। इस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर वायु का प्रवाह होता है, जबकि ऊंचाइयों पर जाएं तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर वायु का प्रवाह होता है। इस प्रकार से वायु का एक चक्र चलता रहता है और इस वायु के चक्र को ही हम पवन कहते हैं। बच्चों देखिए, अभी सिंह साहब ने बताया कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का ताप और सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक पहुंचता है। यहाँ की वायु गर्म होती है, गर्म होने के कारण ये हल्की होती है, ऊपर उठती है और इसका प्रवाह ध्रुवों की ओर होने लगता है। जब यहाँ पर वायु का दबाव कम हो जाता है तो ध्रुवों से ठंडी वायु का प्रवाह भूमध्य रेखा की ओर होता है और इस प्रकार से वायु का प्रवाह निरंतर बना रहता है। यह वायु का प्रवाह कभी तो बहुत धीमी गति से होता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लेकिन कभी कभी यह बहुत अधिक वेग से होता है और यह 800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भी चल सकती हैं। ऐसे समय में आपकी आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं और जब वायु शांत रूप से चलती है 5 किलोमीटर प्रति घंटे के प्रवाह से, तभी मालूम भी नहीं पड़ती कि वायु चल रही है। उस समय शांत वातावरण रहता है। तो यह वायु का चक्र पूरे वायुमंडल में हर समय निरंतर बना रहता है
और इसका उपयोग हम ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में कर सकते हैं। अभी सिंह साहब बताएंगे। हाँ छात्रों, तो देखिए इसकी जो पवन की अगर हम परिभाषा लिखें या परिभाषा को समझें तो देखिए आपको पृथ्वी तल के निकट वायु ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है और इसका वेग 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच होता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब लगभग होता है और इतने वेग की जो वायु होती है उस वायु को हम पवन कहते हैं। अब इससे यदि अधिक वेग हो जाए तो फिर वो आंधियाँ कहलाती हैं। तो आंधियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं कि हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो अनेक परतों से मिलकर बना है। इसमें वायुमंडल की कुछ परतों का ताप अधिक है तो कुछ परतों का ताप कम है और ये अलग अलग जो परतें हैं वो अलग अलग ऊष्मा को ग्रहण करती हैं, इसलिए उनका ताप अलग अलग हो जाता है। जो ठंडी वायु की परतें हैं वो तीव्र वेग से चलती हैं, लेकिन उतने अधिक वेग से गर्म वायु वाली परतें नहीं चल पाती, इसलिए ठंडी वायु की जो परतें हैं वो गर्म वायु की परतों से टकराती हैं और जब ये टक्कर बहुत अधिक होती है तो इससे जो वायु है वो बहुत तीव्र गति से चलती है और इस प्रकार से आंधियाँ उत्पन्न होती हैं और इन आंधियों का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होता है जी। तो अब विनाशकारी टॉर्नेडो तो 800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वायु का प्रवाह उस समय हो जाता है, उस समय की बात। अब देखिए कि ये जो पवन है, ये पवन का हम ऊर्जा के रूप में किस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये पवन ऊर्जा है। पृथ्वी का वायुमंडल जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है एक विशाल ऊष्मा इंजन के भांति कार्य करता है। जिस प्रकार से ऊष्मा इंजन है या डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, इस प्रकार के जो इंजन है इसी प्रकार से हमारा पृथ्वी का वायुमंडल ऊष्मा इंजन की भांति कार्य करता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सूर्य की तीव्रता अधिक होती है जिससे वहाँ का ताप अधिक हो जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में पृथ्वी का ताप कम रहता है। इस प्रकार से तापांतर के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर हवाएं चलने लगती हैं और इसे कहते हैं वायु का प्रवाह। ये जो वायु का प्रवाह है पृथ्वी के घूर्णन गति पर भी निर्भर करता है। आप देखते हैं, हमने सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमती है जिसके कारण दिन और रात होते हैं। इसके कारण भी इनकी पवन के वेग का, पवन की स्थितियों का निर्भर करता है। और इस प्रकार से अगर देखें हम तो हमारा जो विशाल वायुमंडल है वो एक गतिशील है। हमारा जो पूरा पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गतिशील अवस्था में है और इसका द्रव्यमान बहुत अधिक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई गतिशील वस्तु जिसका द्रव्यमान भी होता है, जिसमें गति भी होती है, उसके अंदर एक गतिज ऊर्जा होती है और इस गतिज ऊर्जा को ही पवन ऊर्जा कहते हैं। अब इस पवन ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, ये देखिए आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है। इस पवन ऊर्जा का उपयोग हम पवन चक्की, मतलब ये पवन चक्की के द्वारा हम एक पवन ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। पवन चक्की का ये चित्र दिखाया गया है जिसमें पंखुड़ियाँ हैं। पंखुड़ियाँ विशेष आकार की बनी होती हैं। जब यहाँ से वायु गुजरती है तीव्र गति से तो ये पंखुड़ियाँ घूमने लगती हैं और अभी जैसे कि बताया था कि जब ये पंखुड़ियाँ घूमेंगी तो इसके कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। और यदि इसका हम संबंध जनरेटर से कर दें, जनरेटर के टरबाइन से हम जोड़ दें तो वो जनरेटर भी चलने लगेगा और इस प्रकार से पवन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार से हम विद्युत उत्पादन में पवन चक्की का उपयोग कर सकते हैं। पवन चक्की के द्वारा हम पानी को अगर हम ऊपर उठाना है तो पवन चक्की के द्वारा हम पानी को भी ऊपर उठा सकते हैं। विद्युत के जितने काम हैं, जब एक बार विद्युत ऊर्जा आपने उत्पन्न कर ली तो विद्युत द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य आप इससे कर सकते हैं। बच्चों, मैं एक उदाहरण देके आपको बताना चाहता हूँ। आपने मेले में आप कभी गए होंगे, वहाँ आपने फिरकी देखी होंगी, बच्चों को खेलने की फिरकी। कुछ लोग कागज़ की फिरकी बनाकर बाजार में बेचते हैं। अगर उसे आप स्थिर रखें तो फिरकी स्थिर रहती है, लेकिन उसे हाथ में लेकर
आप एक और दौड़ना प्रारंभ करें तो फिरकी अपनी चारों ओर घूमने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप दौड़ते हैं पवन का वेग सापेक्ष वेग बढ़ जाता है और पवन के सापेक्ष वेग बढ़ जाने से वो फिरकी घूमने लगती है। आप जानते हैं पंखे का क्या सिद्धांत है? पंखे को में आप वायु में गति उत्पन्न करते हैं। किसके द्वारा? विद्युत ऊर्जा के द्वारा। विद्युत ऊर्जा से आप पंखे को चलाते हैं जिससे उसके ब्लेड्स हवा में घूमते हैं और हवा में घूमने के कारण उनसे जो हवा टकराती है उसमें वो भारी गतिज ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जिससे कि पवन जो है तेज गति से चलने लगती है और आपको हवा का प्रभाव महसूस होने लगता है। अगर इसका उल्टा कल्पना करें, इसकी बिल्कुल ठीक उल्टी कल्पना करें कि पवन के द्वारा हम इन ब्लेड्स को चलाएं और इन ब्लेड्स को चलाने से हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करें। पंखे में हम क्या कर रहे थे? हमारे पास विद्युत ऊर्जा थी, हमने उस विद्युत ऊर्जा के द्वारा उस पंखे को चलाया, ब्लेड चलने लगे और पवन को गति मिली और गति के कारण हमें हवा लगने लगी। अब अगर हम ऐसी जगह पर जाएं जहां पर पवन बहुत अधिक गति से चलता है, ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्र अधिकांशतः राजस्थान, गुजरात तथा समुद्र के पास वाले क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु है वहाँ पर पाए जाते हैं। वहाँ पर वायु इतनी तेजी से चलती है कि अगर उस प्रकार से बड़ी बड़ी पंखुड़ियाँ लगाकर पंखे लगा दिए जाएं खुले मैदान में तो वे अपने आप पवन ऊर्जा से चलने लगते हैं और इससे टरबाइन घुमाकर हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो छात्रों, तो पवन ऊर्जा के द्वारा हम पवन चक्की को चलाते हैं। पवन चक्की देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी। इस प्रकार की चक्की आप बना भी सकते हैं जिसमें ये पंखुड़ियाँ हैं, ये विशेष प्रकार की बनी होती हैं और जब यहाँ से वायु गुजरती है इन पंखुड़ियों के बीच से तो ये घूमने लगती है और इस घूमने से हम कोई भी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि पवन ऊर्जा के कौन कौन से उपयोग हैं, इसको आप देखेंगे। पवन चक्की को चलाने में हम पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। ग्लाइडर को हम उड़ाना है तो उसके लिए हम पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। पुराने ज़मानों में या अभी भी समुद्र में जो पाल नौकाएं चलती हैं, पाल नौका को चलाने में भी पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वायुयान या हवाई जहाज़ उड़ाना है या ऊपर ले जाना है या ऊपर से नीचे लाना है तो भी पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और विद्युत उत्पादन में तो पवन ऊर्जा का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, एक संयंत्र पोरबंदर नामक बंदरगाह पर जो गुजरात में स्थित है वहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा पवन संयंत्र लगाया है और उसके द्वारा हम वहाँ पर ये संयंत्र 200 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और 50 पवन ऊर्जा चालित टरबाइन इसमें लगी हुई हैं तथा इससे 200 करोड़ यूनिट विद्युत का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा देश भी पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। इस दिशा में और प्रयोग किए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों का आकलन किया जा रहा है कि कहाँ कितनी पवन ऊर्जा हमें मिल सकती है और उसका उपयोग हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में कर सकते हैं। अब आइए आगे जल ऊर्जा। देखिए छात्रों, पवन ऊर्जा के बाद ये सबसे अच्छा जो नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है वो जल है। जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में इसकी गिनती होती है। जिस प्रकार से वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और वायु चलती है, पवन चलती है, ठीक उसी प्रकार पानी जब गर्म होता है तो उसमें भी धाराएं प्रवाहित हो जाती हैं जी। तो सबसे ज़्यादा जो अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है वो समुद्र में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समुद्री धाराओं की। जिस प्रकार से भूमध्य रेखा पर प्रकाश
सबसे अधिक मात्रा में आता है। भूमध्य रेखा पर प्रकाश सबसे अधिक मात्रा में आने से भूमध्य रेखा का समुद्र का जल गर्म हो जाता है और ध्रुवों पर स्थित जल ठंडा होता है। इस प्रकार से समुद्र में जल धाराएं चलने लगती हैं, जिन्हें समुद्री धाराएं कहते हैं। समुद्री धाराएं को समझने के लिए हम देखिए निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा इनको समझ सकते हैं। नंबर 1, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जल का ताप अधिक होता है। नंबर 2, ध्रुवीय प्रदेशों में जल का ताप कम होता है। इस तापांतर के कारण भूमध्य रेखीय समुद्र की सतह पर गर्म जल, भूमध्य रेखीय समुद्र की सतह से गर्म जल ध्रुवों की ओर चलने लगता है और ध्रुवों का जो ठंडा जल है, ध्रुवों पर स्थित ठंडा जल है, वो भूमध्य रेखा की ओर चलने लगता है और इस प्रकार से समुद्री जलधाराएं बहने लगती हैं। समुद्री जलधाराएं भी ठीक उसी प्रकार से व्यवहार करती हैं जिस प्रकार से पवन धाराएं व्यवहार करती हैं। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी समुद्री जलधाराओं की दिशा निर्धारित होती है जी। तो समुद्री जलधाराएं उत्पन्न होने से हमें बहुत से आवागमन के साधन उत्पन्न हो जाते हैं। समुद्र में नावों को, आपके जो पोत हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए समुद्री धाराएं हमें बहुत मदद करती हैं जी। समुद्री धाराएं से हमें अनेक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। समुद्री धाराओं में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो एक और है, वो है मानसून और जल चक्र। जी। जब पृथ्वी गर्म होती है तो गर्म होने से समुद्र का जल बाष्पीकृत होता है और बाष्पीकृत होकर ऊपर पहुंच जाता है और ये पृथ्वी की ओर चलता है वायु के कारण जी। और जब वायु की ओर चलेगा तो उस प्रकार से बाष्पीकृत जल होता है, जब वो ठंडा होता है तो उससे पृथ्वी पर वर्षा होती है। तो इस प्रकार से वर्षा का मौसम लगभग 5-6 महीनों तक रहता है। अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग रहता है। इसके ठीक आधे वर्ष में उल्टा होता है। समुद्र से जो वर्षा है या बाष्प है वो पृथ्वी की सतह से समुद्र की ओर जाने लगती है जी। और इस प्रकार से भी वर्षा होती है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की मानसूनी वर्षाएं होती हैं। एक तो समुद्र से पृथ्वी की ओर आने वाले बाष्प के कारण भी वर्षा होती है और पृथ्वी से समुद्र की ओर जाने वाले बाष्प के कारण भी वर्षा होती है और इस प्रकार से मानसून बनते हैं और इस चक्र को जल चक्र कहते हैं जी। ये समुद्र से जो जल बाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है, वर्षा होती है और वर्षा के बाद फिर वापस समुद्र में चला जाता है और इसको ही जल चक्र कहते हैं। तो छात्रों, ये जो जल चक्र है इसके कारण हमें अनेक ऊर्जाएं प्राप्त होती रहती हैं। इसके बाद है देखिए महासागर से प्राप्त ऊर्जा। महासागर लगभग 70% जो भाग है पृथ्वी का उसमें जल विद्यमान है और ये बहुत अधिक मात्रा में जल विद्यमान है। जल की जो ऊष्माधारिता है वो बहुत अधिक होती है। सूर्य से आने वाले प्रकाश से जो ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो जल सबसे ज़्यादा अवशोषित कर लेता है जी हाँ। और इस प्रकार से अपने अंदर ऊष्मा को संग्रहित कर लेता है, एकत्रित कर लेता है। इस ऊष्मा के द्वारा समुद्र का जो ताप है वो अलग अलग सतहों पर अलग अलग होता है। कहीं पर ताप कम होता है तो कहीं पर ताप ज़्यादा होता है। इस प्रकार से समुद्र में भी धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं और इनको हम समुद्रीय धाराएं कहते हैं और इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाँ। ये अधिक देखिए, समुद्र में विभिन्न सतहों में तापांतर बहुत अधिक हो जाता है। कभी कभी तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापांतर हो जाता है और इस प्रकार से जो धाराएं हैं वो समुद्र के भीतर प्रवाहित होती रहती हैं और इनका उपयोग हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में कर सकते हैं। तो आज हमने, प्यारे बच्चों, हमने आज
सिंह साहब से चर्चा की कि किस प्रकार से हम पवन ऊर्जा का और जल ऊर्जा का, महासागरीय ऊर्जा का किस प्रकार से हम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सिंह साहब ने बताया कि दो प्रकार के स्रोत हैं हमारे पास। कुछ ऐसे साधन हैं जो सीमित हैं, जो सीमित समय तक काम आएंगे ऊर्जा को प्रदान करने में, लेकिन कुछ ऐसे साधन हैं जो असीमित हैं, जिनका चक्र निरंतर चलता रहता है और यह चक्र निरंतर चलने के कारण वे ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं और इनसे हम हमेशा हमेशा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप इस पाठ को अपने आप